हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। इट्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया, अ प्लेस वेयर फिजिक्स becomes your friend. I am Kartikeya Srivastava and I welcome you all to this channel. Guys, in today's lecture we are going to discuss current density, drift speed and relation of drift speed with current density as well as with electric current. So I hope you guys are ready for it. So let's begin. यस गाइस, तो हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ दिया था कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, ये सब हमने पढ़ दिया था। फिर आज दोबारा से टॉपिक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी इन दोनों के फॉर्मूले चाहिए। दीज फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए आज हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन देखने वाले। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। हियर यू कैन सी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन हम सबने पढ़ी है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि एक कंडक्टर है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये सिलिंड्रिकल शेप का एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वी। ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यूनिट माने होता है एक, जैसे 1 किलो आलू का भाव होता है ना, कॉस्ट ऑफ 1 केजी पोटैटो। इंग्लिश पीपल, समझ में आ रही है बात? वैसे ही वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50 ना। 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है? एन है। सो एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया भी गया है। ये जो एरो आप देख रहे हैं, रेड कलर के जो एरो हैं, ऑरेंज रेड जो भी है, मतलब समझ लेना अपने हिसाब से। ये एरोस क्या शो कर रहे हैं? दीज आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या शो कर रहे हैं? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। यानी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये जो मैं जहां पर ये लेजर पॉइंट चला रहा हूं, आप देखें, नेगेटिव टर्मिनल से कंडक्टर के थ्रू कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल पे। नेगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव टर्मिनल से पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पर यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होती थी, अगर आपको याद हो, पढ़ा था, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर। ई वेक्टर जो होता था वो माइनस डीवी ओवर डी आर के इक्वल होता था। ये हमने चैप्टर 2 जो है बुक का, एनसीईआरटी का, वहां हमने पढ़ा था। डीवी ओवर डी आर को क्या कहते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमने वहां पर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक। अब मैं अगर डीवी की जगह वी लिख दूं और डी आर की जगह एल लिख दूं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी अपॉन एल भी उतना ही वैलिड है, उतना ही मान्य है जितना E इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर वैलिड था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी। ऑल्दो अभी हमें इस वैल्यू का कोई यूज नहीं है, ये यूज होता है जब हम डेरिवेशन करते हैं ओम्स लॉ का।
बट आपको यहाँ बता दिया है ताकि जिस दिन ओम्स लॉ का फॉर्मूला डेराइव करेंगे यहाँ से, हाँ हाँ पता है मुझे, ओम्स लॉ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वहां हमने फॉर्मूला डेराइव नहीं किया, वहां हमने स्टेटमेंट डिस्कस किया था सर। ठीक है, फॉर्मूला डेराइव करना इज स्टिल लेफ्ट। अगर आपको पता हो तो फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी भी बचा है, और वो डेरिवेशन जो है, जो ओम्स लॉ का हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, वो कहां से करेंगे, यहीं से, इसी मेथड से। और आज जहां तक बताने वाला हूं उससे आगे से। ठीक है, उसके आगे का जो स्टेप होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आज का जो डेरिवेशन है, आज का जो डिस्कशन है, ये ओम्स लॉ के डेरिवेशन में काम आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समझिए, E इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन एल हो गया। अच्छा भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो जरा, कंडक्टर की यूनिट लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन थे, n इलेक्ट्रॉन थे, दिखाया था यहाँ पर, n इलेक्ट्रॉन थे यूनिट लेंथ में। तो टोटल कंडक्टर की, सॉरी यूनिट वॉल्यूम में, नॉट यूनिट लेंथ, यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, n। ठीक है, अरे भाई समझो, गलती हो जाती है कभी कभी बोलने में ऐसे। ठीक है, तो आप बात को समझें, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग, भावनाओं को समझें। तो क्या था, n वॉज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अब कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम कितना था, तो भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतने पार्ट का एरिया, इंटू ये एल लेंथ और हाइट। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ और एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। तो यहां पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो अब टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे उसको कैसे निकालें, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या किया, टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लो कि तुमको 1 किलो आलू का भाव पता है, अब सोच रहे होगे सर बार बार आप आलू लेने क्यों चले जाते हो, तो जाना पड़ता है भाई, हर सब्जी के संग आलू पड़ता है ना। अच्छा, भिंडी के संग नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हर एक सब्जी और बची हुई सब्जियों के संग तो पड़ता है। तो आलू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जाना पड़ता है उसे लेने। ठीक है, चलो आप भी चलो। तो 1 किलो आलू का भाव अगर आपको पता है और 50 किलो का आपसे पूछा जाए, तो आप निकाल लोगे। सिमिलरली यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता थे और टोटल वॉल्यूम पता है, तो आप टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लो, बस यही तो करना था। तो A इंटू एल टोटल वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया NaL। समझ में आ गई बात, ठीक है, NaL। ठीक है, हाँ सीरियस सीरियस, बहुत सीरियस हूं मैं, समझो जरा ध्यान से। टोटल जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए कंडक्टर में, वो आ गए NaL। ठीक है, अब जरा बात को समझिए आगे। टोटल चार्ज टी टाइम में जो फ्लो हो रहा है, अब जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या ई के इक्वल नहीं होता, ई के इक्वल होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज यहां पर NaL टोटल इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, तो टोटल चार्ज Q कितना हो गया, NeAl, यही तो हो गया। ठीक है, अब ये चार्ज T टाइम में फ्लो हो रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। तो आपके पास Q है और T भी है, तो आप Q अपॉन टी निकाल लो। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट की, NeAl अपॉन टी। अब जरा बात को देखिए, L क्या है यहाँ पर, लेंथ, विच इज सेम एज डिस्टेंस। भाई इलेक्ट्रॉन्स ने कंडक्टर के अंदर उतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल की होगी जितनी की कंडक्टर की लेंथ है, तो एवरेज अगर आप देखें तो हर इलेक्ट्रॉन लगभग इतना चला जितनी कंडक्टर की लेंथ है। तो L इज द लेंथ विच इज सेम एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, एंड T इज टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और यहाँ पर स्पीड किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, समझे। तो यहाँ पर L अपॉन टी क्या हो जाएगा, Vd विच इज ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में जो इक्वेशन 2 है, इसमें L अपॉन टी की जगह Vd पुट कर दूं, तो देखिए क्या होता है आगे, आगे की कहानी ये होती है, अगर मैंने वहां Vd पुट किया
तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 we get I is equal to NEAVD. This is the relation between electric current and drift speed, and it is very important relation. Guys, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए. This relation is so much important that in last 10 years approx 5 to 6 times it has been asked. ठीक है, या तो यहां तक पूछा जाता है या पूरा ओम्स लॉ डेराइव करवाया जाता है. ओम्स लॉ डेराइव कैसे होगा, उसमें भी इस स्टेप तक तो एज इट इज ही आना होगा, इस स्टेप से आगे बढ़ना होगा. तो जिस दिन भी ओम्स लॉ हम डेराइव करेंगे उस दिन हम यहां तक का जो डेरिवेशन है वो तो आपको मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा क्योंकि आपको आता है. ठीक है, मैं आपको उससे आगे का बताऊंगा. तो पे अटेंशन आज जो हुआ उस पर. ये फॉर्मूला बना I is equal to NEAVD, where N is number of free electrons per unit volume, E is charge of electron, A is area of cross section of the conductor, and VD is the drift speed of the electrons. ठीक है, so this equation 3 is the relation between electric current and drift speed. क्लियर है आप लोग? आज का अगला टॉपिक वो क्या है, वो है करंट डेंसिटी. नाउ व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी देखिए, आप इस करंट में एरिया का डिवाइड दे दीजिए. किसका डिवाइड दे दीजिए? एरिया का. ठीक है, यहां आप क्या करें, करंट में एरिया का डिवाइड दे दें. ये ए जो है इसको नीचे ले आओ, तो जो आपके पास टर्म बनता है उसको आप कहते हो करंट डेंसिटी. यस गाइस, आप डेफिनेशन देखो करंट डेंसिटी क्या कह रही है. डेफिनेशन कहती है it is defined as the electric current passing per unit area of cross section of conductor held perpendicular to the direction of flow. यानी अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, और इस I करंट के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ये जो ग्रे ग्रे आपको दिखाई दे रहा है जहां मेरा ये लेजर पॉइंट बार बार घूम रहा है, बेचारा थक जाएगा घूम घूम कर. ठीक है, यही आपका क्रॉस सेक्शन है. तो अगर इस क्रॉस सेक्शन की प्लेन और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये एक दूसरे के संग 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, देख पा रहे हो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस केस में करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इस क्रॉस सेक्शन का एरिया और करंट, इनका आप इस तरीके से रेशियो निकाल लो. तो करंट अपॉन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. समझ में आई बात? करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक, अब जरा देखिए ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी. तो इसकी ऐसा यूनिट आपके पास होनी चाहिए भाई, करंट की क्या होती है? एम्पियर. एरिया की क्या होती है? स्क्वायर मीटर. तो जे, जिससे हम करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे की ऐसा यूनिट होनी चाहिए एम्पियर पर स्क्वायर मीटर. और एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस, यहाँ करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो यहाँ पर जे है करंट डेंसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट्स नॉट स्केलर. समझेंगे कि वेक्टर क्यों होती है. ठीक है, आगे देखिए. अब सपोज कीजिए कि एरिया जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ नॉर्मल नहीं है, यानी करंट के साथ एरिया नॉर्मल नहीं है. करंट फ्लो हो रहा है ऐसे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इस तरीके से है कि एरिया वेक्टर, अभी जैसे हमने देखा था कि अलोंग द करंट था, आप देखो ये एरिया वेक्टर था और इसी डायरेक्शन में करंट था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे. अगर ऐसा हो जाए कि नहीं, एरिया वेक्टर करंट के साथ सेम डायरेक्शन में ना होकर किसी एंगल थीटा पर आ जाए, एज यू कैन सी हियर. ठीक, तो इस केस में अब आप कैसे सॉल्व करोगे? तो अब आप ए वेक्टर के दो पार्ट करोगे, वही वाले, एक ए कॉस थीटा एक ए साइन थीटा. ए कॉस थीटा तो इस डायरेक्शन में आएगा और ए साइन थीटा इधर की तरफ जाएगा. ठीक है, तो ये जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि हमें एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो कंपोनेंट क्या हो, जो कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में हो, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग जो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट आएगा वही हमारे लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अलाउड है. क्योंकि डेफिनेशन में यहां पर ऐसा लिखा था कि कंडक्टर टू बी हेल्ड
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के तो ए वेक्टर और आई सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर नहीं है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको यहाँ पर ए के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे इस तरीके से, और फिर वो वाला कंपोनेंट लेना होगा जो कि आई के अलोंग है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो तभी होता है जब आई और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। अब यहाँ सेम नहीं थे तो आपने इसके दो कंपोनेंट किए और वो कंपोनेंट यूज में लिया जो कंपोनेंट आई के अलोंग है। तो अगर वो कंपोनेंट आपने लिया तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, एज यू कैन सी हियर। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए कॉस थीटा, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब जैसा कि हमने देखा था कि J जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, देखो जे की डेफिनेशन में आ रहा है हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो मतलब एरिया वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर, और आपको पता है कि एक वेक्टर और एक स्केलर का चाहे आप प्रोडक्ट करें या क्वोशंट या डिवीजन करें, दोनों ही केसेस में जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है, ठीक है। स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, स्केलर अपॉन वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर। तो यहां पर करंट स्केलर था, एरिया वेक्टर था, तो जो आपका करंट डेंसिटी आएगा वो भी वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा हो गया। अब जे भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर्स होते हैं और उनके मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा लिखा हो तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि वो उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अरे पढ़ा नहीं है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो अगर आपको यहाँ ए बी कॉस थीटा दिया होता तो आप ए डॉट बी लिख सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ आपको जे ए कॉस थीटा दिया है तो आप इसको जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जे और ए करंट डेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वो करंट आता है। दिस इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी। आप मैथमेटिकली ऐसे शो कर सकते हैं कि सिंस द करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, सो इट इज अ scalar quantity because dot product of two vectors is always a scalar। ठीक है? अगर आपको रिलेशन निकालनी है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही तो फॉर्मूला था। और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है करंट अपॉन एरिया आई अपॉन ए। तो अगर मैं यहां पर आई की जगह एन ई ए वी डी डाल दूं और ए की जगह ए रहने दूं तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, एन ई वी डी। सो जे इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एन ई वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई जस्ट feel that you must have understood what was explained in today's lecture. So guys, thanks for watching. If you like the video, then you please like, share, subscribe and comment in the box given below. You can also follow me on Facebook, Twitter and Telegram. Thanks for watching guys. It's from Physics Ki Duniya, your own YouTube channel. Keep loving, keep watching, and yeah, keep studying also. Thank you.